नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक गाड़िया। मैं मुंबई से हूँ और दयान बाजार का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। दयान बाजार एक एंड टू एंड बिजनेस टू बिजनेस यान मार्केट प्लेस है, जिधर हमारा विजन है एक अनऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज बनाना। टेक्सटाइल जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में तो काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, बट सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, परचेजेस है, मार्केटिंग है, ये आज भी वैसे ही है। तो यान बाजार इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। हम एक ऐसा मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिधर हम यान बाइंग और सेलिंग को इजी बना रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग अ वन स्टॉप यान सोल्यूशन। तो शार्क्स, मैं इधर अपनी कंपनी में 2% इक्विटी के सामने 50 लाख के इन्वेस्टमेंट लेने आया हूँ। प्रतीक, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आपको कितना एक्सपोजर है इस इंडस्ट्री का? तो वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन टेक्सटाइल्स हूँ। अपना अंडरग्रेड कंप्लीट होने के बाद 1 साल अपने फैमिली बिजनेस में था। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्वाइन ही नहीं करनी है। आपका पेन पॉइंट क्या था जिससे आपने सोचा कि मैं ये करूंगा? एक्चुअली कैसा है, कोई भी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कैसा है कि बहुत कॉस्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री है। सबसे पहले एक तो आपको है ना बार बार मल्टीपल सप्लायर्स को फोन करना पड़ता है उनसे जानने के लिए बेस्ट प्राइस क्या है। अब कभी कोई सप्लायर आपको रेट अच्छा दे रहा है तो डिलीवरी टर्म्स मैच नहीं हो रहे हैं, डिलीवरी टर्म्स मैच होगा तो आपके पेमेंट टर्म्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो हर स्टेज पर है ना इनएफिशिएंट और ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण बहुत प्रोडक्शन लॉस होते हैं। उस वजह से क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रेट्स में अपना कपड़ा नहीं बेच पाते हो, तो आपका टॉप लाइन भी अफेक्ट होता है और फिर आपका बॉटम लाइन भी अफेक्ट होता है। बेसिकली सप्लाई चेन ब्रोकन है, और सप्लाई चेन ब्रोकन है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उसको स्ट्रीमलाइन करने का। तब जाके मैंने ये चालू किया दयान बाजार। तो आपका जो पूरा मॉडल है, एक बारी हम इसमें देख सकते हैं? हाँ जी, श्योर। तो ये हम जो भी नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है बेसिकली एक कम्युनिकेशन पूरा चैट बेस्ड है। तो बायर का मैसेज आया, अकॉर्डिंगली चैटबॉट से एक ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट होकर उनको चला गया। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है उसके हिसाब से हमारी टीम उनको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस इधर देगी। क्वालिटी क्या है, सप्लायर कौन है, क्वांटिटी क्या है और प्राइस क्या है। वो कोई भी कोटेशन सिलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पेमेंट इज ड्यूरिंग डिस्पैच। आप कोई भी ऑर्डर के ना डिटेल्स देख सकते हैं कि कब कितना पार्ट लोड डिस्पैच हुआ था, उसके डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, उसका अनलोडिंग किधर किधर करना है, पूरा आप इधर हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने जुलाई 2019 में ऑपरेशन चालू किया था, जस्ट बिफोर कोविड, और जुलाई 2019 से अभी तक हमने टोटल 212 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस किए और 100% एडवांस पेमेंट। 100% एडवांस आल्सो, यस। इसको क्या एस्क्रो में करते हो आप पेमेंट? हाँ, सो एक्चुअली हम खुद एक एस्क्रो है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे उसके थ्रू रूट होते हैं। अच्छा, तो सप्लायर हमें बिल करते हैं, हम बायर को बिल करते हैं। पिछले महीने आपने कितना ट्रांजैक्शन किया और उसमें आपका कितना कट है? पिछले महीने हमारा 10 करोड़ का ऑर्डर साइज था, जिसमें हमारा रेवेन्यू था 15 लाख। आपका रेवेन्यू था 15 लाख, तो आप 1.5% लेते हैं। हमारा कमीशन वेरी होता है 0.5 से 1.5% के बीच, डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। बट अगर एक बारी बायर और सेलर एक दूसरे से मिल जाएंगे और उन्हें पता लग जाएगा कौन है, तो वो तो हम आपके थ्रू आपको 1.5% क्यों देंगे? क्योंकि बहुत कमोडिटाइज मार्केट है जिसमें मार्जिन्स बहुत कम है। प्रॉब्लम यही है ये इंडस्ट्री के साथ हमने ये नोटिस किया कि बिकॉज हमारा जो एक अश्योरेंस ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो हमारे साथ हमारे हर बायर का ना वॉलेट शेयर इंक्रीज हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारे बायर्स ने हमें सप्लाईज दिए और हमारे सप्लाईज ने हमें उनके बायर्स हमारे थ्रू दिए। अच्छा, हमारे साथ आज तक एक सिंगल ट्रांजैक्शन, हमने टोटल 1300 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें सप्लायर ने या बायर ने कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया। जो आप कर रहे हैं कोई और नहीं करता है। सिंगल इंडस्ट्री एंड सिंगल प्रोडक्ट फोकस्ड कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा अभी है नहीं। अच्छा, मैं अपना डिसीजन सुनाना चाहूंगी। डेफिनेटली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और स्पेशली अनऑर्गेनाइज और स्मॉलर प्लेयर्स के लिए, जैसे कि आपने बताया, लेकिन इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से मैं आउट। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। आपकी टीम के बारे में बताएंगे, कौन कौन है टीम में? मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ। विशाल दरक है, हु इज द को-फाउंडर एंड सीईओ। जनवरी 2020 में हमसे जुड़े। क्या बैकग्राउंड है उनका? वो भी मेरे जैसे बैकग्राउंड है उनका, फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स में है। उन्होंने अपना मास्टर स्पेन से आई बिजनेस स्कूल से किया है। हम जब मिले तो वो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल भी मेरे तरह ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, और उनकी कितनी इक्विटी है? उनको 8% स्टेटअप इक्विटी दिया था और 10% ESOPs स्टैगर्ड ओवर द नेक्स्ट 4 years। तो टोटल 18%। हाँ जी। वेरी गुड। एक तीसरा को-फाउंडर एंड स्ट्रैटेजी हेड है अक्षत दोषी, उनको 5% इक्विटी दिया था। टेक टीम क्या है आपका? कौन बनाता है ये ऐप वगैरह, क्या है? अभी तक आउटसोर्स है, बट फाइनली हमें एक CTO ज्वाइन करे December 1 को। ओके। उनका 15 साल का टेक लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। इसके पहले वो एक लीडिंग फिनटेक में CTO एंड चीफ आर्किटेक्ट थे। और उनको इक्विटी दिया आपने? हाँ, तो बिकॉज हम अभी कैश अफोर्ड नहीं कर सकते कैश फ्लो के कितना कारण, उनको equity दिया 5% आपने? ESOPs दिया है। 5%। हाँ जी। दैट्स नॉट बैड। सो मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। एक तो टेक्नोलॉजी पार्टनर आपका इन हाउस होना चाहिए था, जो मुझे लगता है। सेकंड, जो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं आपस में। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज जो होती है, उसी का उनका गेम होता है, और वो ज़्यादा ओपनली ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी इसमें घुसना मेरे लिए ठीक नहीं है।
इस बिजनेस में रिस्क क्या है? एक रिस्क है प्रोडक्ट के लिए कि आप अगर राइट प्रोडक्ट अगर बायर्स को नहीं दे रहे हो, बायर तो आप पे भरोसा करके ले रहा है, तो रिजेक्शन रेट हाई हो सकते हैं। दूसरा, हमारे नज़र में एक रिस्क हो सकता है ट्रेड फाइनेंस। हमें शुरू से मालूम है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि उधार बांट के तो हम लोग कितना भी काम कर सकते हैं, बट एडवांस पेमेंट का जो बिजनेस है वो बहुत सेफ है। बिल्कुल। ऑब्वियसली हमें ट्रेड फाइनेंस बिल्ड करना है, बट हमें फिर उसका जर्नी है ना, एक हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बिल्ड करके ही चालू करना है। एक और सवाल पूछता हूँ मैं, आप ये जो सप्लायर है, आप उसके एक स्टेप पीछे नहीं जा सकते? सर, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये सवाल पूछा। तो हमने एक चीज़ और रियलाइज़ की कि बायर को जनरली क्या चाहिए, QCD, उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा प्राइस चाहिए और टाइमली डिलीवरी चाहिए। Correct. उनको उतना ये नहीं है कि मेरे को ये मिल का माल चाहिए, एज लॉन्ग एज आप उनको अश्योरेंस दे सकते हो। टू ऐड टू दैट, साउथ में बहुत सारी छोटी यार्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिनके पास मार्केटिंग बैंडविड्थ नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। बिल्कुल। तो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम चालू किया है। हमारे पास कुछ स्पिनिंग और मिक्सिंग एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ हम लोग प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं, वेयर द आइडियाज कि हम ये छोटे मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी बड़े मैन्युफैक्चरर जॉब वर्क कर रहे हैं, खुद का माल नहीं बेच रहे हैं, उनके साथ हम लोग व्हाइट लेबलिंग करें और हमारे नाम से माल आगे बेचे, विच विल ऑल्सो इंक्रीज आवर टेक रेट। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा तभी बात बनेगी। एब्सोल्युटली सर। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि सप्लायर डिपेंडेंसी हमारे पास आ जाएगी। बिल्कुल, हम बायर को कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाएंगे। एब्सोल्युटली। और आप वो कंट्रोल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, बायर तो ऑटोमेटिकली लाइन लगाएगा। नमस्कार शार्क्स, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितने लीटर का खून बहता है? 7 लीटर। और अगर आपकी किडनीज काम नहीं करती है तो 2 से 3 दिन बाद ये बन जाएगा 9 से 10 लीटर का फ्लूइड, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे जहरीले पदार्थ भी शामिल होते हैं। ये जानलेवा हो सकता है। इसका नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD। आम भाषा में इसको किडनी फेलियर भी कहते हैं। डायलिसिस एक ऐसी लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी है जो आपके बॉडी के एक्सेस फ्लूइड्स और ये जहरीले पदार्थ को निकाल के बाहर फेंकता है और आपको स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है। दुर्भाग्यवश ये जो डायलिसिस की थेरेपी है वो भारत के कोने कोने में जहां पे इसकी जरूरत है वहां नहीं पहुंच पा रही है। लोग 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं डायलिसिस लेने के लिए, हर 2 से 3 दिन बाद। खाने पे पाबंदी, पानी पीने पे पाबंदी, और अगर दूर दूर तक ये डायलिसिस लेने जाना पड़े तो शरीर में होने वाला स्ट्रेस और इन्फेक्शन एक किडनी पेशेंट और उसके परिवार को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली ये खत्म कर देता है। इसी स्थिति में हम लेकर आ रहे हैं द रीनल प्रोजेक्ट, जो कि एक डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। मैं हूं शशांक मोदिया और हम खोल रहे हैं 2 से 3 बेड के छोटे छोटे डायलिसिस सेंटर हर वो छोटे शहर में, डिस्ट्रिक्ट्स में और तालुका में जहां पे इसकी जरूरत है। हमने एक सेंटर से शुरुआत की थी 2019 में और आज हम हमारा 21वां सेंटर खोले जा रहे हैं। हमारी सुविधाएं मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक में उपलब्ध हैं और हम ये सुविधा को घर पे भी उपलब्ध कराते हैं। हमने आज तक 1000 से भी ज्यादा किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस सुविधा दे चुके हैं और हमारा मिशन है कि हम 1000 से भी अधिक डायलिसिस सेंटर्स खोलें भारत भर में। और मैं चाहता हूं शार्क्स कि ये महत्वपूर्ण मिशन में आप हमारा साथ दें। हम चाहते हैं 1 करोड़ रुपए 3% इक्विटी के माध्यम से। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये डायलिसिस सेंटर जो होता है दिखता कैसे है, और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं जितेश पेडनेकर को, जो ये कंपनी का एक अहम हिस्सा है। जितेश। नमस्कार सर, मैं हूँ जितेश पेडनेकर, ऑपरेशंस हेड ऑफ द रीनल प्रोजेक्ट। ये जो डायलिसिस मशीन है वो हेल्प करती है डायलिसिस होने के लिए, बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये डायलाइज़र, जिसे आम भाषा में कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। इससे ही ब्लड जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है और पेशेंट के शरीर में भेजा जाता है। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। सो शशांक, अब थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। मास्टर्स मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, US से। 10 साल तक मैं US में ही था। मेरे आखिरी कॉर्पोरेट जॉब में 2003 से 2018 में मैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए काम करता था। ये एक डायलिसिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ये यूनिक बिजनेस तो नहीं है, मैं जानता हूँ और कंपनीज हैं जो इस बिजनेस में है, तो यूनिक प्रोपोजिशन क्या है आपका? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये यूनिक प्रोपोजिशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्ले है। डायलिसिस मैनेज करना, सेटअप करना बहुत आसान है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और ये झंझट हॉस्पिटल्स नहीं करना चाहती हैं। दिस इज आवर USP। ये मार्केट अनटैप्ड मार्केट है एंड अनरीच्ड पॉपुलेशन है। आई डोंट एग्री।
नेफ्रोप्लस सेम चीज कर रहा है, वो भी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है Correct. और वो आउटसोर्स ले लेता है, वो सेम चीज कर रहा है। बट आप 3 बेड का खोल लोगे तो आप पैसे कमाओगे। एबिटा 28% होता नहीं तो मैं यूएस का जॉब छोड़ के इसमें घुसता ही नहीं। हमने होम डायलिसिस शुरू किया जनवरी 2021 में और मई 2021 में हमने 7.5 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू था सिर्फ होम डायलिसिस। और अगर नेफ्रोप्लस चाहे वो भी छोटा खोल सकता है नहीं? वो खोल सकता है लेकिन ये उनका मॉडल नहीं है। इंडिया में कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है? ऑलरेडी 10 से एस्टिमेटेड 15 लाख तक डायलिसिस पेशेंट्स हैं और हर साल 2.5 लाख ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इट्स एस्केलेटिंग प्रॉब्लम एंड वी आर स्टिल प्लेइंग कैच अप। और एक फैक्टर है, दिस इज वेयर आई नीड योर अटेंशन। अगर आपके पास 50 सेंटर हो या 100 सेंटर हो, ठीक है, गांव गलीचे में, डिस्ट्रिक्ट तालुका में, इसको संभालोगे कैसे यार? We are developing an in-house management software जो अभी तक टच किया ही नहीं है किसी ने। SOPs हमने बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि एक पेशेंट आएगा तो उसका टेम्परेचर नापना है, फिर ब्लड प्रेशर नापना है, फिर उसको लेटाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ये सारी चीज यहाँ बैठे बैठे मुझे पता नहीं है कि वो टेक्नीशियन कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल। वहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ विद एवरीथिंग वो एक सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है। इसमें हमारा जो स्टॉक्स जो है, सिरिंजेस 50 के बदले 100 चली गई, समझ गए, यही आप बोल रहे हो ये कि आप भी नहीं होता। ये मेरा execution play. एग्जैक्टली। ये मेरे सो दिस सॉफ्टवेयर और ये हमको इन हाउस बनाना पड़ा। अभी आपका रेवेन्यू क्या है? मंथली रेवेन्यू 25 लाख है। हम एक 3 CR ARR कंपनी बन चुके हैं 20 महीने ऑफ इंसेप्शन। शशांक, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। जिस तरीके से आप इस बिजनेस को सोच रहे हैं, मेरे को बहुत ही अपील कर रहा है। अच्छा। बट मैंने इन बिजनेस में क्या देखा है कि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बिजनेस है। आपके कितने दिन बेड चढ़े या कितना टाइम बेड खाली रहा, Right. वो वैल्यू डिस्ट्रक्शन है। तो इसमें आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। राइट। तो आपको डिसिप्लिन रखने के लिए और बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखने के लिए मैं आपको एक ऑफर करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा 1% इक्विटी के लिए, अच्छा। और 75 लाख रुपए आपको मैं लोन दूंगा जिसपे आपको 12% इंटरेस्ट देना है और वो लोन आप 5 साल बाद चुका सकते हैं। मेरी तरफ से ये ऑफर है, बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे शशांक सोचते जी, हैं। आपको 12% क्यों देने हैं? आपके पास फार्मा एक्सपर्ट है, जिसके पास डॉक्टर्स का नेटवर्क है, हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, कंज्यूमेबल्स, मेडिसिन, मैं सब आपको दूंगी। मेरा ऑफर है 1 crore फॉर 10% इक्विटी। मेरा खुद का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होगा टू हेल्प यू स्केल दिस फॉर इंडिया। नमस्ते शार्क्स। हम दोनों एक छोटे से गांव से हैं। नजदीक में स्कूल ना होने के कारण माँ बाप, खासकर हम लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। पढ़ लिख करके क्या करोगी? घर का काम सीखो, आगे चल के यही करना है। और पापा कहते हैं खेत पे आओ, काम सीखो, आगे तो यही करना है ना। पर लेकिन हमको हमको पढ़ना है, हम क्या करें? हाय शार्क्स, आई एम विकास फ्रॉम मुंबई, 50 वेरी यंग। हाय, आई एम लीना, हिज वाइफ यंगा। और हम लाए हैं स्कूल आपके पॉकेट। We are here to raise 1.5 crores in exchange of 3% equity of our company. हमारे देश में 8 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, जिसके मुकाबले में केवल 4 लाख मिडिल स्कूल हैं और 1.5 लाख सेकेंडरी स्कूल हैं। एवरेज अटेंडेंस इन सेकेंडरी ग्रेड इज ओनली 50%। क्या आपको पता है 100 में से केवल 30 बच्चे 10th पास करते हैं? क्या कोई सोल्यूशन है? हमें लगा अगर ये बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो क्या टेक्नोलॉजी को यूज करके हम स्कूल को बच्चों तक ले जा सकते हैं। और जन्म हुआ आज विद्यालय का। एनी टाइम एनीवेयर स्कूल, ये एकदम रियल स्कूल की तरह है। हमारे ऐप में सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, टेस्ट, रिपोर्ट कार्ड और तो और पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी एकदम रियल स्कूल की तरह है। और हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो अगर वो बोलते हैं 200 क्लास होनी है तो हमारी भी 200 क्लास होती है। लेकिन आप ये बताइए कि जिन बच्चों तक हम पहुंचना चाह रहे थे, क्या उनके पास खुद का डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप था? नहीं। फिर सोचा
कि जब हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे तो हम STD PC हो जाते थे, जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो हम साइबर कैफे जाते थे। इसी सोच के साथ जन्म हुआ आस विद्यालय एजुकेशन कैफे। एजुकेशन कैफे में हम टैब्स लगाते हैं जिसमें केवल आस विद्यालय की क्लासेस चलती हैं। आसपास के गांव के बच्चे जब समय मिलता है यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आस विद्यालय पहुंचा रहा है स्कूल हर घर तक, क्योंकि क्या पता हमारी अगली कल्पना चावला या अब्दुल कलाम इनमें से ही कोई हो। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यस। आपको एक पूछना था कि प्रोडक्ट का भी प्राइसिंग है, ऐप का अलग से प्राइसिंग है, और कैफे का फिक्स कॉस्ट एक जगह होती है, उसका यूसेज का अलग प्राइसिंग है, तो रेवेन्यू मॉडल मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। राइट। तो वर्टिकल पहले हमारा B2C से स्टार्ट हुआ था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि B2C में जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी एंड द रीच। फिर सेकंड वर्टिकल जो हमने क्रिएट किया वो हमने कॉर्पोरेट को अप्रोच किया, जिनके प्लांट लोकेशंस आर जनरली इन स्मॉलर टाउन्स, विलेजेस एरिया में। आज की तारीख में 5 कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सो कॉर्पोरेट पेज अस, ओके, हम लोग उनके प्लांट लोकेशन पे कैफे सेटअप करते हैं। हमारा काम इज नॉट टू सेल टैब्स आर ऑल थर्ड पार्टी, वी डू ऑल कॉस्ट टू कॉस्ट सेटअप ऑफ दिस कैफेज। अच्छा, एक क्वेश्चन, जब मैं मेरी वाइफ के साथ होता हूँ हाँ। तो सिर्फ वो बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाता। यहाँ पे उल्टा कैसे चल रहा है? वो बोला उन्होंने मुझे बोलने के लिए। वेरी गुड आंसर। शी इज गिवन यू परमिशन। Yes, yes, तुम बोलो। आपका बैकग्राउंड क्या है दोनों का, जरा हमको समझाएं। I was born and brought up in Meerut, in old city. My parents are not educated. छोटा सा बिजनेस था उनका, फादर का। वो आए एक दिन तो मैं गली के बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। मेरे को म्यूनिसिपल स्कूल में डाल दिया था इन दैट नर्सरी क्लास। घर के अंदर आए, मम्मी को बुलाया और बोला मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो इसको हम अच्छे से स्कूल में डालेंगे। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में डाला। 12-13 साल जो मैं कॉन्वेंट स्कूल में रहा, वो एक बार भी स्कूल नहीं आए। बोले मुझे अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। मेरे फादर जैसे वो भी नहीं बोल पा रहा। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को समय समय पर सही राह मिलती रही। किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, तो IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर ली। लग रहा था। फिर किसी ने बोला मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, तो आई वेंट इनटू IIM लखनऊ। अच्छा जी। एंड 20 years in corporate. कॉर्पोरेट में क्या किया? I was in sales and marketing, business head. तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको समझ में आता है? Yeah. Very okay. I'm also born and brought up in a small town called Kanpur. I have done child psychology. We have one son. So उसको ही ग्रो करना, अपना चाइल्ड साइकोलॉजी पूरा अपने बच्चे में ही लगाया। विकास जी, लीना जी, और कोई भारत में ऑनलाइन स्कूल नहीं चला रहा है? आपने शुरू में एक चीज बोली कि दिस इज द फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। इफ यू डिवाइड इंडिया इनटू 4, you know, at a pyramid level, L1, L2, L3, L4. If you divide India into 4, a lot of it will be Hindi. तो इसलिए आप हिंदी में बोलिए। हाँ, sorry. और आप तो मीरठ और कानपुर से हैं, तो आपकी हिंदी सुनने में मजा आएगा। हाँ, ये तो है। नहीं, ज्यादा वाली मत सुनिए। मेरठ वाली L1 जो है वो अमीर लोग हैं, टॉप 5%। सही। ओके, तो जितना भी एडटेक मैंने देखा वो सब अमीरों को फोकस कर रहा था। जो गवर्नमेंट है वो L4 को फोकस करती है, ओके, विच इज द बॉटम 50%। क्यों? क्योंकि हमको सबको लिटरेट बनाना है, और लिटरेट बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन गुड इनफ। तो बीच की जो 45% पॉपुलेशन है ना, टोटल भारत बोलते हैं जिसको, जी। पैसे 20-30 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने का। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, बट यहाँ तो आसपास स्कूल नहीं है, तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं आते हैं। तो उसको सॉल्व कौन कर रहा है उस प्रॉब्लम? तो हमने कहा ट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो स्कूल ही नहीं मिल रहा है। स्टार्ट किया हमने CBSE इंग्लिश मीडियम NCERT करिकुलम से। फिर हमको डिमांड आया महाराष्ट्र का, तो हमने 2021 जनवरी में वी लॉन्च्ड मराठी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। और हम ग्रेड 6 to 10 ही है, हमेशा ग्रेड 6 to 10 ही रहेंगे। बहुत ही रेयरली मुझे दिखता है इतना क्लैरिटी ऑफ पर्पस, तो बहुत ही, क्योंकि सारा चैलेंज वहीं से शुरू होता है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमारी हाउस हेल्प है। सो वो बच्चे ने स्कूल पर जाना छूट गया था, उसको क्लास 7 में उसके पेरेंट्स ने स्कूल बंद करा दिया। अभी जो 18 साल की जब वो हुई तो बोलती दीदी अभी मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? ऐसे आप पढ़ सकते हो। उसके पास स्मार्टफोन था, उसको मैं बोला आप ऐप डाउनलोड करो। आप बिलीव नहीं करोगे, क्लास 8 उसने कंप्लीट किया, उसने ओपन स्कूल में जाकर के एग्जाम लिखा। 10th का एग्जाम देने के बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं दीदी मुझे तो आगे पढ़ना है। एंड नाउ शी इज फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रही है। फैंटास्टिक स्टोरी, फैंटास्टिक।